आज हम आपको कुछ स्वास्थ्य के प्रति जो हम लोग बीमार हो रहे हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में व्याप्त हो रही हैं, वो चाहे अपच की बीमारी हो, गैस की बीमारी हो, एसिडिटी की बीमारी हो, चाहे गठिया की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, मधुमेह की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो। तमाम बीमारियां तमाम तरीके से शरीर में हर चाहे उम्र के लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब में बीमारियां धारण हो रही हैं। और उसमें मुख्य कारण क्या है, बिना मुख्य कारण को समझे हुए ही हम लोग दवाओं के कुचक्र में उलझ जाते हैं। जो भोजन है भोजन और दिनचर्या का और सही सम्यक सोच का सही अनुपालन न कर पाना ही हमारी बीमारियों का मुख्य कारण है। हम लोग जीवन के सारे पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। पैसा कैसे कमाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। भोजन क्या है, भोजन के बारे में सबसे कम जानकारी और सबसे बिगड़े हुए तौर तरीकों का पालन कर रहे हैं हम। मुख्यतः जिन चीज़ों पे फोकस करना है वहाँ ध्यान न दे करके, जहाँ हम बिना फोकस किए हुए भी जीवन को सही रूप में चला सकते हैं, वहाँ हमारे ध्यान को भटकाया जा रहा है। क्योंकि दवाओं का जो बड़ा व्यापार है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आज हम आप लोगों के समक्ष कोई यहाँ पे दवा बेचने या किसी दवा के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए हैं। चूँकि हमारी अपनी संस्था है वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य के प्रति जगह जगह लोगों को अवेयर कराते रहते हैं कि किन गड़बड़ियों के कारण वो बीमार हो रहे हैं और अगर क्या मुख्य चीज़ों में सुधार कर लिया जाए तो वो बीमारियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, जो बीमारियां अभी प्रारंभिक रूप में शुरुआती दौर में हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जो बीमारियां गहरे रूप में हमारे शरीर में धारण हो चुकी हैं वो थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन ठीक होंगे ज़रूर। चूँकि लोगों को दवा बेचनी है इसलिए लोग आपके घरेलू चिकित्सा पद्धति और आपके जो नेचुरल चीज़ें आपके द्वार पे ही सैकड़ों जड़ी बूटियाँ उपस्थित हैं उनके प्रति आपके अंदर विश्वास नहीं जगने देते हैं, जिसकी वजह से हम भिन्न भिन्न बीमारियों की चपेट में बने रहते हैं और हम ठीक भी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि फैक्ट्री में बनाया गया वो रसायन हमें कुछ समय के लिए राहत तो दे सकता है, लेकिन ठीक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपने भोजन को ही अपना दवा बनानी है, अपनी आदतों को ही अपना दवा बनानी है। और अगर हमारा स्वास्थ्य ही बेहतर नहीं रहा तो हम बेहतर कार्य कर कैसे पाएंगे, हम अपने पूरे शरीर की क्षमता का उपयोग कैसे कर पाएंगे। और जब हम अपने शरीर की सही क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ना तो परिवार बेहतर बना पाएंगे, ना तो समाज बेहतर बना पाएंगे और ना राष्ट्र को बेहतर बना पाएंगे। दवाओं के कुचक्र में उलझ करके हमारे शरीर की जो क्षमता है जिसके जरिए हम सारा कार्य कर रहे हैं, बेहतर सोच रहे हैं, नई चीज़ों के सृजन में योगदान देने जा रहे हैं, वो क्षमता धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और धीरे धीरे करके हम नए नए कुचक्रों में फंसते चले जा रहे हैं। जीवन में हमने ये धारण कर रखा है कि अगर हम इतने साल के हो गए तो अब हमको मधुमेह वाली बीमारी हो जाएगी, इतने साल के हो गए तो अब हमको बीपी की बीमारी हो जाएगी। और ये बीमारियां चूँकि लगभग सब में सामान्य रूप से व्याप्त होती जा रही हैं, तो हम लोग इसको बहुत सहज रूप में स्वीकारने लगे हैं, जबकि ये बीमारियां बहुत घातक रूप में शरीर के अंदर जहर की तरह फैल रही हैं। और हमको क्या कि लगता है यार कि एक टैबलेट लेकर के आए और खा लिए अब ठीक हो रहे हैं। ठीक नहीं हो रहे हैं, वो बीमारियां किसी न किसी रूप में शरीर के अंदर छुप रही हैं। और जब अंग कोई ज़्यादा उन रसायनों के प्रभाव में आ जाता है और वो छुपी बीमारियां, जैसे अगर हम मधुमेह की दवा खा रहे हैं तो वो शुगर बाहर नहीं निकल रहा है, वो कहीं आपके आँखों में, कहीं आपके ज्वाइंट में, कहीं आपके लीवर में, कहीं आपकी किडनी में, कहीं ना कहीं एडिशनल वो डिपॉजिट किया जा रहा है, डंपिंग की जा रही है उसकी। जब उन अंगों में इस तरीके के रसायनों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो अंग सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो हम किसी और नई बीमारी की चपेट में आ जाएं। इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहें कि अगर आज हम ठीक महसूस कर रहे हैं तो कल भी हम ठीक बने रहेंगे। क्योंकि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब
कुछ समय तक हम दवाओं का उपयोग करते हैं तो वही दवाएं और उतनी मात्रा की दवाएं हमारे शरीर पे प्रभावी नहीं रह जाती हैं। जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो डॉक्टर फिर क्या कहता है कि या तो दवा बदल देता है या तो क्या कहता है कि आप इसका डोज बढ़ा दो। तो बीमारी तो तब मानी जाती कि खत्म हो रही है या ठीक हो रही है जब दवाओं का डोज घटता जाता, न कि दवाओं का डोज बढ़ता जाए और दूसरी से दूसरी बीमारी में फंसते चले जाएं। तो इसी को लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर कराने की कोशिश करते रहते हैं। जगह जगह ये अभियान हम लोग चला रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जा सके, उन्हें रोग मुक्त किया जा सके। हम अगर धन संपदा से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उनके धन संपदा को लूटने से तो बचा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को तो लूटने के बचा सकते हैं, उनके दर्द को तो कम कर सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं कुछ मूलभूत बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। भोजन, ये कहा गया है कि फूड इज द हीलर एंड फूड इज द किलर आल्सो। भोजन ही हमें दवाओं से मुक्ति दिला देता है और भोजन ही हमें मृत्यु तक लेकर के चला जाता है। बस अगर हम सही तरीके, सही मेल, सही समय, सही तासीर के हिसाब से उसका उपयोग न करें तो विशेष करके जो मुख्य बातें हम बताने जा रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों को समझें और आगे जा कर के अपने जो भी शुभचिंतक हैं, जो भी हितैषी हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं ज़रूर, ताकि वो भी इन गंभीर बीमारियों की चपेट में जो आए हुए हैं वो लगभग वो भी ठीक हो सकें और इसका प्रचार प्रसार करने में वो भी सहयोगी बन सकें। करना क्या है, हमें भोजन को करना कैसे है, मुख्य बातों का ध्यान ये रखना है कि जब आप भोजन करें तो भोजन को कम से कम 40 बार चबाएं जरूर। अब अधिकतर लोगों के मन में आएगा यार कि हमारे पास इतना समय कहाँ होता है कि हम 40 बार भोजन को एक निवाले को चबाएं फिर हम खाएं, तो हमारा तो पूरा समय इसी में चले जाने वाला है। तो मात्रा ज़्यादा जो हम उपयोग करते हैं कि हम ज़्यादा भोजन कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, मात्रा घटा देनी है। देखिए, भोजन महत्वपूर्ण तभी है कि जब वो पूरी तरीके से पाचन में आ जाए और शरीर में जो उपयोगी रसायन उसमें हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें हैं, वो शरीर को हर जगह, हर अंगों तक पहुंच जाएं। वो कार्य तभी हो पाएगा जब हमारा खाया गया अन्न, हमारा खाया गया भोजन पूरी तरीके से पाचन में जाएगा और उसमें विष और बाकी जो चीज़ें टॉक्सिन के रूप में इकट्ठी होती हैं उसका निर्माण कम से कम हो पाएगा। उसके लिए हमें जिन क्रिया विधियों का पालन करना है कि जब भी आप भोजन करें तो कोशिश करें कि भोजन को कम से कम 30 से 40 बार हर निवाले को चबाएं। इतना चबाएं कि भोजन जो है वो पानी के तुल्य हो जाए, ताकि उस सलाइवा में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्षार मिल पाए और वो क्षार जब हमारे पेट में जाएगा तो एक तो अम्लता को बैलेंस करेगा, दूसरा भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन 80 से 90% हमारे मुंह में ही होता है। अगर हम बिना चबाए भोजन को निगल रहे हैं तो वो भोजन जो प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होना है उसमें अड़चन उत्पन्न करेगा और फिर वो कार्बोहाइड्रेट की पचने की व्यवस्था चूंकि मुंह में थी तो वो तो पचेगा नहीं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। और जब पेट में भोजन पड़ा रहेगा और वो पचेगा नहीं तो वो क्या करेगा, पेट जल्दी से जल्दी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ाएगा तो वो आंतों में जाएगा, आंतों में जाएगा तो चूंकि अब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पच पाया है, प्रोटीन भी नहीं पच पाया है, तो होगा क्या कि आंतें भी उससे डिस्टर्ब है कि अब हम एमिनो एसिड और बाकी प्रोटीन के जो सिंथेसिस करने थे, प्रोसेस करना था, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी वो भोजन हमारी छोटी आंतों से उठा करके बड़ी आंतों में ठूस दिया जाता है। बड़ी आंतों में भोजन को पचाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं मौजूद है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया का ही संग्रह है। जैसे बगीचे में हम लोग पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगा के रखते हैं, उनसे बगीचे भरे रहते हैं, वैसे हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। उनका काम है कि जो हमारी छोटी आंत में, जो हमारे आमाशय में भोजन में रसों का निर्माण हुआ है, उन रसों में से उन रसायनों को लेकर के
वो हमारे रक्त में, ब्लड में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि रक्त में से वो जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारे हृदय तक पहुंच सकें और हृदय से पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं में, सभी अंगों में, सभी उपांगों में पहुंच करके उनको स्वस्थ रख सकें, उनको बेहतर बना सकें, उनकी नई कोशिकाओं के सृजन में योगदान कर सकें और हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। अब जब हम भोजन को सही रूप में नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि शरीर में डलनेस आती जाएगी। धीरे धीरे करके भोजन जब पचेगा नहीं, तो होगा क्या कि उसमें गैस का निर्माण होगा, उसमें पित्त का, अम्ल का निर्माण होगा, खट्टी ढकार आएगी, गैस होगा, एसिडिटी होगी। तो अकेले गैस बनने से 80 बीमारियां शरीर में धारण हो जाती हैं। मधुमेह भी गैस की वजह से ही होता है। ज्वाइंट में दर्द रहना, रक्तचाप बढ़ जाना, पूरे शरीर में अकड़न होना, तमाम प्रकार की अनिद्रा का कारण होना, मानसिक बीमारियों का कारण होना, कई सारी बीमारियां भिन्न भिन्न रूपों में गैस की वजह से हमारे शरीर में धारण होती जाएंगी। और अगर पित्त होगा, पित्त होने की वजह से कहीं घबराहट होगी, गुस्सा आएगा, बीपी बढ़ेगा, बेचैनी होगी, अनिद्रा के रोग होंगे, तमाम पित्त के रोग होंगे, त्वचा के रोग होंगे, गठिया जॉइंट कटकटाहट होने लगेगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तमाम समस्याएं, आंखों की रोशनी कमजोर होगी, बाल झड़ेंगे, त्वचा विकृत होती जाएगी, रूखा रूखा रहने लगेगा, मूत्र में जलन होगी, किडनी खराब होने लगेगी, तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में पसरती चली जाएंगी। कारण क्या? हमारी हड़बड़ी, भोजन के प्रति कम से कम जानकारी, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उसके साथ पानी पी रहे हैं। जब हम खाना खाएंगे और उसके साथ पानी पिएंगे तो जो पेट में अम्ल का निर्माण हो रहा है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि हमारी मंद पड़ जाएगी। जब जठराग्नि मंद पड़ेगी तो क्या होगा? भोजन का जो पाचन पेट में होना था, वो पेट में पाचन नहीं हो पाएगा और अधपचा भोजन गैस का, अम्ल का कारण बनेगा। और जब गैस और अम्ल हमारे शरीर में निर्मित होने लगेगी ज़्यादा मात्रा में विकृत होकर के, तो होगा क्या कि हमें कब्जियत की शिकायत होने लगेगी। और कब्जियत ही मुख्य सभी बीमारियों की जननी है। वो चाहे कैंसर हो, चाहे श्वास की दिक्कत हो, चाहे किडनी, लीवर, फेफड़े, आँख, नाक, कान, दांत, ज्वाइंट, हड्डी, कहीं की भी दिक्कत है, चाहे मासिक गड़बड़ हो, कुछ भी दिक्कत है, धातु छीड़ता है, सभी बीमारियां भोजन के अपच से हैं, कब्जियत से हैं। और आजकल जो सामान्य बीमारियां चारों तरफ व्याप्त हो रही हैं, वो क्या हैं कि वो एक बार इधर भी कवर करेंगे आप। तो जो सारी बीमारियां हो रही हैं, वो मुख्यतः कब्जियत से हो रही हैं। कब्जियत की वजह से बवासीर, बवासीर के कई प्रकार, कोई खूनी बवासीर, कोई बादी बवासीर, कोई भगंदर है, किसी को फिस्टुला है, किसी को कुछ है। तो इनका कारण कोई हम पूर्व ग्रह से नहीं है हमें, इनका कारण हमारे गलत खान पान, बेतौर तरीके से खान पान, बेमेल आहार, बेटाइम आहार। हमको ध्यान ये देना है कि जब हम रात को सोने जाते हैं, तो सोने जाने के 3 घंटे पहले हमें भोजन कर ही लेना है। अब ये है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें, हम तो बड़ा व्यस्त हैं, यहाँ 100 कारण गिना देगा आदमी, क्योंकि उसके महत्व को नहीं समझ रहा है वो। जब हम भोजन को सोने के 3 घंटे पहले करते हैं, तो जो पके हुए भोजन की प्रक्रिया है, वो 3 घंटे तक हमारे पेट में रहता है। 3 घंटे तक उसमें तमाम बाइल जूस, तमाम और रसायन जो है पेट की दीवारों से निकल करके ग्रंथियों के द्वारा उसमें मिलाया जाता है, ताकि भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद हैं उनको तोड़ा जा सके और जो वायरस बैक्टीरिया हैं उनको एसिड डाल करके नष्ट किया जा सके, भोजन को सॉफ्ट बनाया जा सके, ताकि आसानी से आंतों में भेजा जा सके। ये प्रोसेस लगभग 3 घंटे चलता है। उस दौरान क्या है, पेट में जो पैरास्टोलिक मोशन होता है, जो उसको मिला रहा है, तो उस बीच में हमें क्या ताकत की ज़रूरत लगती है। किसको? पेट को। पेट को ताकत कहाँ से मिलेगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा जो रक्त है, खून है, वो हमारी आंतों में बना रहेगा, हमारे पेट में बना रहेगा, तभी वो उसको घुमा पाएगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा खून हमारी पेट के आसपास बना हुआ है,
जब हम सोने जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या काम बाधित होगा उसको समझना आवश्यक है। जो खून है यही क्या है, यही मैसेंजर है, यही सूचनाएं पहुंचाता है। कहां तक, हमारे ब्रेन तक। ये मास्टर है ना, हेड, वही डिसाइड करता है कि आंखों को क्या कमी है, कैसे रिपेयर करना है। नींद हम क्यों लेते हैं, नींद हम इसलिए लेते हैं कि हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य माने कि उस जगने की क्रियाओं के दौरान शरीर में जो टूट फूट हुई है, नाड़ियों में हुई है, किसी अंग उपांग में हुई है, कहीं कोई कोशिकाएं नहीं बनानी है, नई बनानी है, कहीं कोई कोई अंग को रिपेयर करना है, ये सब प्रक्रियाएं हमारे नींद के दौरान शरीर जो है इसको रिपेयर करता है। तो रिपेयर कब करेगा, जब उसको सूचना मिलेगी कहाँ क्या खराब है। तो सूचना कौन दे सकता है, सबसे आसान तरीके से हमारा खून, क्योंकि खून हर कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। जब जो हर कोशिकाओं तक पहुंचता है वो हर उसकी जानकारी भी रखता है। जब वो उसकी जानकारी रखेगा तो बताएगा, तभी तो वो दिमाग प्लान कर पाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जब हमने भोजन लेट किया है और हम सोने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब खून हमारे पेट के आसपास बना है और दिमाग को हम अब सुलाने जा रहे हैं, जब सुलाने जा रहे हैं तो वो समझेगा कैसे कि बीमारी कौन सी रिपेयर करनी है, कि किसको हम बोलें कि ये वाली ग्रंथि तुम ये वाला रसायन निकालना, ये वाली ग्रंथि तुम ये वाला रसायन निकालना, इस अंग को ये वाला चाहिए, इस अंग को ये वाला चाहिए, यहाँ पे ये टूट फूट है। जैसे पूरी प्लानिंग करता है वो, प्लानिंग करके रात भर सबको बता देता है कि अब आपको ये काम करना है। जब शरीर फिर से उठे सुबह तो फिर से ऊर्जा से भरा हुआ हो, बीमारी से मुक्त हो, फिर आगे वो काम कर पाए, उसके प्रति वो सजग हो। तो अगर हम 3 घंटे के पहले भोजन कर ले रहे हैं तब तो हम वो खून फिर से क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगा और सबकी जानकारी दिमाग को दे पाएगा और प्लानिंग के तरह तरह शरीर उसको रिपेयर कर पाएगा। और जैसे ही भोजन हम लेट करते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद एक रसायन होता है जो शरीर में स्वतः निर्माण होने लगता है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रसायन का काम है कि हमें हमारे रक्तचाप को कम कर देना। जब हमारा रक्तचाप कम होता जाता है तो भोजन में पाचन की क्षमता कम से कम होती जाती है। रक्त की वजह से ही हमारे आमाशय में मोशन है, उसमें ताकत लग रही है। और जब मेलाटोनिन सूर्यास्त के बाद निकल रहा है तो इसलिए देखिए, जब जितना ज़्यादा मेलाटोनिन निकलने लगता है, जितना देर, जैसे 10 बज गया, 11 बज गया, उतनी गहरी निद्रा आने लगती है, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो वो क्या कर, रक्तचाप को कम करता जाता है। जब रक्तचाप कम है और उस बीच अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन भी इंडाइजेशन में चला जाएगा। तो कम से कम इतना तो हम अनुपालन करें कि भोजन को चबा चबा करके खाएं, कम से कम 30 से 40 बार। खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पानी पिएं। पानी पिएं तो घूंट घूंट करके पानी पिएं। जिनको ज्वाइंट में दर्द है, मूत्र में जलन है, कब्जियत रहती है, नींद बराबर नहीं आती है, आंखों में जलन होती है, या कहीं पे कटकटाहट की आवाज़ आ रही है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अम्लदाह, पित्त, गैस संबंधी शिकायत है, तमाम बीमारियां अगर वो पानी को घूंट घूंट करके, सिप सिप करके, बैठ करके पीना शुरू कर दें, खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद और खाने के लगभग 40 मिनट पहले, तो आप ये समझिए कि आपकी 50% बीमारियां अपने आप स्वतः ठीक होने लगेंगी। और आपका पूरा किचन, आपके समक्ष उपस्थित सारी प्रकृति आतुर है आपको स्वास्थ्य देने के लिए। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने शरीर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते जाएंगे तो हम बेहतर चिंतन करेंगे, बेहतर परिवार का निर्माण करेंगे, बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र। और क्या होगा कि मानव जीवन का जो असल में अर्थ है और जिस वजह से ये मानव जीवन मिला है कि पूरे प्रकृति में संतुलन स्थापित करना, तमाम जीव राशियों के कल्याण के प्रति बेहतर कार्य करना, वो हम सिद्ध कर पाएंगे और हमारी कार्य क्षमता में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। आप 10 दिन ही इसका उपयोग करके देखें ये पद्धति का,
10 दिन में ही आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेगा और आप और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने लगेंगे। यही लोगों से आशा है, उम्मीद है। और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने भी अपना समय दिया। और क्या कहते हैं कि आप इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हमारी जो संस्था है वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भर करके उसमें जुड़ सकते हैं। और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति तमाम जो हमारे आरोग्य, रोजगार के अवसर, ध्यान योग, शिक्षा, कृषि में कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कैसे गौ मैया के सेवन से, या मतलब उनके जो सेवन का अर्थात जो उनके गौमूत्र है, जो गोबर है, या उनके जो बाकी उत्पाद हैं, उनके ज़रिए हम कैसे जो है और अपने स्वयं को, परिवार को, राष्ट्र को, समाज को, गांव को, देश को, सबको समृद्ध कर सकते हैं, कैसे उससे स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, सबके बारे में लोगों को हम लोग अवेयर करा रहे हैं जगह जगह जा कर के। और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक विकास हो, लोग सम्यक चिंतन करें, एक दूसरे के हित के लिए सोचें और स्वयं भी स्वस्थ रहें और बेहतर स्थितियों परिस्थितियों का निर्माण हो और प्रकृति भी उन पे मेहरबान ऐसे बनी रहे। जय सिया राम, वंदे मातरम। कोशिश करता हूँ कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे और प्रकृति के प्रति उनके मन में आदर भाव आएगा, ताकि हर्बल औषधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोसेस अपने आसपास लगा सकें और उनके प्रति उनकी कृपा से अनुग्रहित हो सकें। जय सिया राम, वंदे मातरम। धन्यवाद।